हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्रेट स्कॉलर्स एकेडमी। मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ चैप्टर 2 यूनिट 1 का एक आधा बचा हुआ हिस्सा, जिसके अंदर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और डिमांड फोरकास्टिंग दो इंपॉर्टेंट टॉपिक मिसिंग थे। तो उसके अंदर हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। डिमांड को हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं, डिमांड को हमने डिटेल में पढ़ लिया। थ्योरी ऑफ डिमांड क्या था, डिमांड शेड्यूल क्या था, वो कौन कौन सी बातें थी जो डिमांड को अफेक्ट कर रही थी, और उसके बाद एक्सेप्शंस डिमांड की क्या थी। ये सब चीज़ें हमारे माइंड में बिल्कुल क्लियर हैं। तो अब हम नेक्स्ट सेकंड टॉपिक पढ़ते हैं, दैट इज़ आपका प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो ये भी आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ से आपको देखने वाली बात ये है, यहाँ से आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो देखोगे वो है आपका थियोरेटिकल पोर्शन। थियोरेटिकल पोर्शन तो आएगा ही आएगा, लेकिन इस चैप्टर का प्रैक्टिकल पोर्शन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अगर आपके पास आएंगे तो वहाँ पर आप इसके अंदर से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी ज़रूर देखोगे इलास्टिसिटी का। ये इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि भाई इलास्टिसिटी का मतलब है क्या, इलास्टिसिटी चीज़ क्या है। तो सबसे पहले हम इसे देखते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से हम एक रबड़ बैंड की बातें करते हैं। हम एक रबड़ बैंड की बातें करते हैं। रबड़ बैंड बोले तो एक रबड़ जैसे ये। तो अगर हम इस रबड़ को खींच सकते हैं, अगर हम इस रबड़ को खींच कर लंबा कर सकते हैं, तो हम कहेंगे हाँ भाई ये इलास्टिक है, इसके अंदर चेंजेस हो रहे हैं। और अगर हम इस पेन की बात करें, अगर ये पेन जो है मैं इसे खींच कर लंबा नहीं कर सकता, मैं इसकी शेप को चेंज नहीं कर सकता, तो मैं अगर इलास्टिसिटी के एंगल से कहूँ तो ये पेन इन इलास्टिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर चेंजेस दिखाई देते हैं, जहाँ पर चेंजेस दिखाई देते हैं उसे हम कहते हैं इलास्टिक। और जहाँ पर कोई चेंजेस नहीं दिखाई देते, जिसके अंदर कोई चेंज नहीं होता, जो सेम रहता है, उसे हम कहते हैं इन इलास्टिक। तो अगर हम इसे प्राइस और क्वांटिटी के एंगल से पढ़ने की कोशिश करें तो हम इसमें क्या लिखेंगे, हम इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ेंगे वो देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे कि अगर प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी में चेंज होता है, क्वांटिटी में भी चेंज दिखाई देता है, तो हम कहेंगे ये है इलास्टिक डिमांड। क्या है? इलास्टिक डिमांड। तो हमने अभी इसके अंदर क्या चीज़ पढ़ी कि प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी में चेंज दिखाई देता है तो हम इसे कहेंगे इलास्टिक डिमांड। अब मुझे सॉरी, और अगर मैं प्राइस में चेंज होने की वजह से अगर क्वांटिटी के अंदर कोई चेंज दिखाई नहीं देता, नो चेंज, तो हम उसे अब क्या कहेंगे? इन इलास्टिक डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड। तो बेसिकली यही चीज़ हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे प्राइस की वजह से डिमांड में ज़्यादा चेंज आया, डिमांड में कम चेंज आया, डिमांड में चेंज आया कि नहीं आया, ये सारी चीज़ें हम इलास्टिसिटी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो प्राइस की वजह से अगर डिमांड चेंज तो इलास्टिक डिमांड, प्राइस की वजह से डिमांड में नो चेंज, कोई चेंज नहीं आया, तो इन इलास्टिक डिमांड। क्लियर मेरी बात? तो यही चीज़ हम यहाँ पर पूरे चैप्टर में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम बात करें तो इलास्टिसिटी है क्या? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका फॉर्मूला क्या है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल्स टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यानी प्राइस में कितने प्रतिशत चेंज हुआ और उससे डिमांड में कितने परसेंट चेंज हुआ, यही हम पढ़ने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। तो बेसिकली इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर प्राइस में 10% चेंज हुआ तो हम क्या चेक करने जा रहे हैं प्राइस इलास्टिसिटी में? डिमांड में 10% से ज़्यादा चेंज हुआ, डिमांड में 10% से कम चेंज हुआ, डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ, डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज हुआ। तो ये सारी चीज़ें हम इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं। अब ध्यान देने वाली बात, हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है। प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी और प्राइस घटेगी तो डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमेशा आंसर यहाँ पर नेगेटिव आएगा, तो इसलिए हम इसके आगे
माइनस का साइन लगा देते हैं। तो ये आपका बन गया फॉर्मूला। तो इसीलिए हम इसके साथ साथ थोड़ा सा और स्टडी करते हैं ताकि हम ये इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर सकें। तो हमारे पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को सबसे पहले इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे ताकि हमारे पास ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। तो किसी भी चेंज की परसेंटेज चेंज निकालना मतलब उसका फॉर्मूला कैसे होगा, Q1 माइनस Q बाय Q इंटू 100। यानी कि Q1 क्या है, Q1 है आपकी नई क्वांटिटी और Q क्या है आपकी पुरानी क्वांटिटी डिवाइडेड बाय पुरानी क्वांटिटी इंटू 100। ऐसी परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे भाई, प्राइस कैसे निकालेंगे, फिर से वही परसेंटेज चेंज है तो P1 माइनस P बाय P इंटू 100। अब आप ये मत सोचना सर ने बहुत बड़ा मुश्किल सा फॉर्मूला बता दिया, ये बचपन में बेस फॉर्मूला है। कैसे, मैंने आपसे पूछा कि भाई 1500 रुपये की चीज़ 1800 रुपये की हो गई, कितने परसेंट चेंज आया, तो आप कैसे निकालोगे 1800, भाई कैसे निकालोगे इस चेंज को, 1800 माइनस 1500, 1800 माइनस 1500 डिवाइडेड बाय 1500 इंटू 100, ऐसे ही करोगे ना। तो यहाँ पर हमने इसको फॉर्मूले में लिख दिया बस, इससे ज़्यादा इसके अंदर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ा। ये आपका नया वाला प्राइस था, ये पुराने वाला प्राइस था, ये पुराने वाला प्राइस था और ये 100। क्लियर है मेरी बात। तो इसीलिए हमने कोई ऐसी चीज़ चेंज नहीं करी। इसको हम थोड़ा सा और इफेक्टिव लिखने की कोशिश करें तो Q1 माइनस Q को हम डेल्टा Q यानी चेंज इन क्वांटिटी लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय Q लिख सकते हैं, इंटू 100 लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास डेल्टा P बाय P इंटू 100। ओके, तो ये आपका थोड़ा सा अच्छा लग रहा है फॉर्मूला, जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वैसे ही फॉर्मूला बन गया अल्टीमेट। अदरवाइज हमें यही फॉर्मूला अप्लाई करना है हर क्वेश्चन में ताकि मेरे आंसर आसानी से आ सके। इसके बाद हमारे पास 5 डिग्रीज आ जाती हैं इलास्टिसिटी की। इसके बाद हमारे पास 5 डिग्रीज आ जाती हैं, यानी कि आपकी इलास्टिसिटी के 5 आंसर आ सकते हैं। अभी अभी हमने क्या पढ़ा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही हमने पढ़ा। तो इसके अंदर हम कैसे करें भाई, सपोज मैंने कहा प्राइस के अंदर 10% चेंज आया, प्राइस में 10% चेंज आया और आपकी क्वांटिटी में भी 10% चेंज आया, तो इसका आंसर क्या आएगा जब मैं इसे डिवाइड करूंगा, तो इक्वल्स टू 1। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि भाई इस इक्वेशन का आंसर, ये वाली जो आपकी इक्वेशन है, इसका आंसर ग्रेटर देन 1 कब आएगा, इसका आंसर 1 से ज़्यादा कब आएगा। तो भाई कोई बच्चा भी ये बता देगा कि सर जब न्यूमरेटर ज़्यादा होगा और डिनोमिनेटर कम होगा तब आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा। अब न्यूमरेटर में क्या था, न्यूमरेटर में था आपके पास क्वांटिटी, न्यूमरेटर में आपके पास क्या था, क्वांटिटी थी ना, और डिनोमिनेटर में नीचे की साइड क्या था, प्राइस था। तो प्राइस में कम चेंज होगा और डिमांड में ज़्यादा चेंज होगा, तब ये आपका ग्रेटर देन 1 आएगा। क्लियर हुई मेरी बात या नहीं क्लियर हुई। तो मैं इसे सिंपल क्या कह सकता हूँ कि प्राइस में चेंजेस कम देखने को मिले और डिमांड में चेंजेस ज़्यादा देखने को मिले। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूँ कि भाई इस वाली इक्वेशन का आंसर जो है वो लेस देन 1 कब आएगा, लेस देन 1 कब आएगा। तो भाई सिंपल सा लॉजिक है, न्यूमरेटर जो है वो कम होगा और डिनोमिनेटर जो है वो ज़्यादा होगा, तब ही आंसर लेस देन 1 आएगा। क्लियर हुई मेरी बात। यानी कि प्राइस में तो ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे, क्वांटिटी में कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, तब आपका जो आंसर है वो लेस देन 1 आएगा। इसके बाद मैं आपसे पूछ लूँ कि भाई आंसर जो है वो 0 कब आएगा, इस इक्वेशन का आंसर 0 कब आएगा। तो मैं इसको सिंपल बता सकता हूँ, जब न्यूमरेटर में 0% चेंज और नीचे कोई भी चेंज आ जाए तो आंसर 0%, मतलब आंसर 0 आएगा इलास्टिसिटी का। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी कि प्राइस में कितना भी चेंज हो जाए लेकिन आपकी क्वांटिटी चेंज नहीं हो रही, दैट इज़ आपका 0। उसके बाद इन्फिनिटी कब आएगा, इन्फिनिटी तब आएगा जब हमेशा डिनोमिनेटर में 0 होता है और बेस में या न्यूमरेटर में आपकी कोई भी वैल्यू होती है। तो इसका मतलब क्या, नीचे क्या था, प्राइस था ना, तो वो कह रहे हैं कि प्राइस में तो चेंज हो नहीं रहा भाई, प्राइस में तो कोई भी चेंज नहीं हो रहा, प्राइस तो बिल्कुल जैसा था बिल्कुल वैसा ही अपनी जगह पर स्टक हुआ है और क्वांटिटी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तब इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी।
तो यही 5 डिग्री आपकी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की है। और अगर मुझे ये पाँचों डिग्री समझ में आ जाती है तो इस बात को आप मान के चलिएगा कि इलास्टिसिटी के टॉपिक में कुछ नहीं बचता। यानी अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट समरी दे देता हूँ। अगर प्राइस और क्वांटिटी में सेम चेंज आ रहा है तो इलास्टिसिटी 1, प्राइस में कम और क्वांटिटी में ज़्यादा चेंज आ रहा है तो मोर देन इलास्टिक या ग्रेटर देन 1 आंसर आएगा। तो इसीलिए हम इसका नामकरण भी कर देते हैं, इसे हम यूनिटरी इलास्टिक कहते हैं। जब भी आंसर 1 आएगा तो इसे हम कहेंगे यूनिटरी इलास्टिक। अब ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो मतलब मोर इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिक है। मैंने कहा था ना, प्राइस के मुकाबले अगर ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे तो मोर इलास्टिक, और अगर प्राइस के मुकाबले कम चेंजेस देखने को मिलेंगे, अगर प्राइस के मुकाबले कम चेंजेस देखने को मिलेंगे तो दैट इज़ लेस इलास्टिक। उसके बाद आपके पास 0% हो गया। इसके बाद 0% हो गया तो इससे हम अपनी भाषा में क्या कहेंगे कि प्राइस की वजह से क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा। क्वांटिटी में चेंज नहीं हो रहा तो क्या लिखेंगे, इनइलास्टिक। तो क्लियर हो गया ना। तो हम यहाँ पर वर्ड यूज़ करेंगे परफेक्टली इनइलास्टिक। यहाँ पर आपका जो आप कह सकते हो इलास्टिसिटी इस पेन की तरह, इसे मैं खींच कर लंबा नहीं कर सकता, तो हमने वर्ड यूज़ किया परफेक्टली इनइलास्टिक। और इसके बाद आपके पास आखिरी वाला पॉइंट आ जाता है जहाँ पर ये इन्फिनिटी। प्राइस में कोई चेंज नहीं, फिर भी डिमांड में बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे परफेक्टली इलास्टिक। तो यही 5 डिग्री मुझे यहाँ पर देखने को समझ में आएंगी। और अगर मुझे ये पाँचों डिग्री समझ में आती हैं तो फिर ये मेरे लिए कोई भी मुश्किल खड़ी नहीं कर सकता। ये पाँचों की पाँचों डिग्रीज बिल्कुल ओके। अब मैं चाहूँ तो इसे डायग्राम के थ्रू भी प्लॉट कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं =1 वाला डायग्राम आपको बनाकर दिखाता हूँ ताकि आपको माइंड में कंसेप्ट एकदम स्टक चिपक जाए कि भाई हाँ, ये चीज़ मैंने क्या करी। सपोज करो मैंने कहा कि ये आपका प्राइस और ये आपकी क्वांटिटी है। मैं जितना प्राइस पहले ख़रीद रहा था, ये इस सामान ख़रीद रहा था, तो जितना प्राइस कम हुआ सेम उतनी ही क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। जितना प्राइस कम हुआ उतनी ही क्वांटिटी आपकी बढ़ गई। मैंने कहा भाई प्राइस 10% कम हुआ, क्वांटिटी भी 10% इंक्रीज हो गई, तो इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। अगर मैं दूसरे वाले कंसेप्ट का डायग्राम बनाऊं, ग्रेटर देन 1 का डायग्राम बनाने की कोशिश करूं, तो कैसे बनेगा उस चीज़ को देखो। अगर मैं बात करूं, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, मैंने फिर से एक अपनी तरफ से ले लिया। मैंने कहा ग्रेटर देन 1 कब आएगा, ग्रेटर देन 1 तब आएगा जब प्राइस में तो थोड़े चेंजेस देखने को मिलेंगे लेकिन क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस। देखो प्राइस तो थोड़ा सा कम हुआ लेकिन क्वांटिटी देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो ये है आपका ग्रेटर देन 1। देखो अब कंसेप्ट बिल्कुल स्टक क्लियर हो गया माइंड के अंदर, तो चिपक जाएगा ऐसा कि आप जब भी कोई डायग्राम देखोगे आप आसानी से उस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। इसके बाद हमारे पास तीसरा कंसेप्ट कौन सा था, लेस देन 1 वाला। मैं इसे फिर डायग्राम से क्लियर कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। भाई मैं फिर से आपको ऐसे ही बना देता हूँ। ये क्वांटिटी हो गया, ये प्राइस हो गया। मैंने कहा प्राइस में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे और क्वांटिटी में कम चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो प्राइस तो से ज़्यादा कम हुआ लेकिन क्वांटिटी फिर भी थोड़ी सी बढ़ी। देखो प्राइस तो 20% 30% कम हो गया लेकिन क्वांटिटी जो है वो सिर्फ 5% बढ़ी। तो ये हो गया आपका लेस देन 1। ओके हो गया। ये तीनों की तीनों चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये =1 जहाँ पर प्राइस और क्वांटिटी सेम है, यहाँ पर प्राइस कम क्वांटिटी ज़्यादा। तीसरे डायग्राम में प्राइस ज़्यादा क्वांटिटी कम। इसके बाद फोर्थ डायग्राम जो हमारा बनेगा दैट इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक का। वो कह रहा है कि डिमांड में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, क्वांटिटी अपनी जगह पर चिपकी हुई थी वहीं चिपकी हुई है। अब इसको भी हम इसी कंसेप्ट से डायग्राम बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे ना कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। यहाँ पर प्राइस है और यहाँ पर क्वांटिटी है, कौन सी चीज़ में चेंज नहीं आ रहा इन इलास्टिक में। इन इलास्टिक की बात कर रहे हैं तो कौन सी चीज़ चेंज नहीं होगी, क्वांटिटी चेंज नहीं होगी। भाई क्वांटिटी यहाँ थी यहीं चिपकी हुई है। प्राइस 10 रुपये हो जाए, प्राइस 20 रुपये हो जाए, प्राइस 30 रुपये हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। परफेक्टली इन इलास्टिक हम इसे कहेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड इसे हम कहेंगे। और इसी को हम कह सकते हैं कि ये आपके पैरेलल है,
पैरेलल है वाई एक्सिस के, और यही हम इसको कह सकते हैं इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 0। तो इसे ही हम परफेक्टली इलास्टिक डिमांड भी कह सकते हैं, पैरेलल टू वाई एक्सिस भी कह सकते हैं, इलास्टिसिटी डिमांड इक्वल्स टू 0 भी कह सकते हैं, और एक बात और, इसे वर्टिकल डिमांड कर्व भी कह सकते हैं, क्योंकि ये वर्टिकल है, पैरेलल टू वाई एक्सिस है, इसलिए तो कई सारे नाम हमने इसके दे दिए। अब हमारे पास आखिरी डिग्री रह गई, आखिरी डिग्री है आपकी परफेक्टली इलास्टिक की। वहाँ पर क्वांटिटी में चेंज हो रहा है लेकिन प्राइस में चेंज नहीं हो रहा। अगर मैं आपको फिर एक बार फॉर्मूला दिखा दूं तो ये आपका फिफ्थ फार्मूला है, ये फिफ्थ फार्मूला है। तो इसके अंदर क्या कह रहा है कि क्वांटिटी में तो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं लेकिन प्राइस में चेंजेस देखने को नहीं मिल रहे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर बात करता हूँ, ये है आपका प्राइस, ये है आपकी क्वांटिटी। प्राइस अपनी जगह पर चिपका हुआ है लेकिन क्वांटिटी, चाहे मैं 100 पीस खरीद लूँ, चाहे मैं 200 पीस खरीद लूँ, चाहे मैं 300 पीस खरीद लूँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। उसके बाद फिर से वही दूसरा नाम इसका हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व। हॉरिजॉन्टल क्यों? ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो इसलिए ये हॉरिजॉन्टल डिमांड कर्व है। तो ये सारे नाम हमने इसको दे रखे हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो ये सारे के सारे नाम हमने इसको दे दिए। तो अगर मुझे ये पांचों डिग्री समझ में आती है तो इलास्टिसिटी मेरे लिए कोई मुश्किल कंसेप्ट नहीं है, बहुत ही इजी, बहुत ही फन रिलेटेड कंसेप्ट है। और अगर मैं इकोनॉमिक्स को फन से पढ़ूंगा तो ये बात मान के चलिए इकोनॉमिक्स इज़ नॉट अ डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट। उसके बाद हम देखो इलास्टिसिटी के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, ये देखिए फॉर्मूला हमने इसको पढ़ लिया। उसके बाद हमने इस फॉर्मूले को ड्राइव करना सीख लिया, चेंज इन क्वांटिटी वाला। इसके बाद ये हमारा फॉर्मूला आ गया था, थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है चेंजेस करते हुए, तो इसीलिए आप इस चीज़ को मैं आपको फॉर्मूले को लिख कर समझा चुका हूँ। और इसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैंने कहा था ना कि आपको यहाँ पर प्रैक्टिकल देखने को मिलेगा, तो प्रैक्टिकल इज़ नॉट अ बिग थिंग। ध्यान देने वाली बात है इसके अंदर ये फाइंड कोफिशिएंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, और दूसरे क्वेश्चन में पूछ रखा है इलास्टिसिटी। ध्यान देने वाली बात, जब भी वो मेरे से कोफिशिएंट पूछेगा तो मेरा आंसर नेगेटिव आएगा, और जब भी सिंपल इलास्टिसिटी पूछेगा तो मैं आंसर हमेशा पॉजिटिव टर्म्स में दूंगा। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है उसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या है, और इलास्टिसिटी का मतलब होता है जो हमने कन्वर्ट किया। मैंने कहा ना कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशन है, तो हमने फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन लगाया था। तो कोफिशिएंट कहता है भैया ओरिजिनल बताओ, तो ओरिजिनल आंसर तो हमेशा माइनस में ही आएगा। तो इसलिए हमेशा कोफिशिएंट पूछे तो माइनस वाले आंसर को टिक करना, और अगर वो पूछे भाई सिर्फ इलास्टिसिटी निकालनी है तो मैं माइनस और माइनस प्लस कर कर आंसर निकालता हूँ, तो ये आपका आएगा 3। और कोई इसमें चीज़ ध्यान रखने की नहीं है। तो यानी कि बाकी सारा फॉर्मूला सेम है। देखो प्राइस पहले था 6 रुपये और अब हो गया 4 रुपये, तो यानी कि आपका जो प्राइस है ये पुराना वाला प्राइस है, ये नए वाला प्राइस है। पहले आप 10 यूनिट खरीदते थे, अब 15 खरीद रहे हो, तो ये आपकी पुरानी वाली क्वांटिटी है और ये आपकी नई वाली क्वांटिटी है। अब इसे फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। फॉर्मूला इज़ नॉट अ थिंग, आंसर जो है था वो था कोफिशिएंट में और इलास्टिसिटी में। कोफिशिएंट लिखा है तो आंसर माइनस में आएगा, और अगर कोफिशिएंट नहीं लिखा तो आंसर प्लस में आएगा। डन मेरी बात। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। ये फॉर्मूला हमने देखो ड्राइव कर लिया था, बिल्कुल वही फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये कई सारे क्वेश्चंस इसने दे रखे हैं, हम आराम से कर सकते हैं। पॉइंट इलास्टिसिटी, ये हमारा दूसरा मेथड आ जाता है। यहाँ तक हमने बात कर ली थी, लेकिन मैं आपको एक बार 5 डिग्रीज दिखा देता हूँ ताकि आप वो चीज़ों को क्लियर कर जाएं जो हम पाँचों डिग्रीज वहाँ पर क्लियर करने की कोशिश कर रहे थे। देखो मैंने ये पाँचों डिग्रीज आपको समझाई, यही चीज़ थी। देखो ये आपका परफेक्टली इनइलास्टिक हो गया, ये आपका 1 हो गया, ये आपका परफेक्टली इलास्टिक हो गया, ये आपका ग्रेटर देन 1 हो गया, और ये आपका लेस देन 1। तो ये 5 ही डिग्रीज थी जो मैं आपको पीछे क्लियर करवा चुका हूँ। तो इसलिए डायग्राम देखकर कंफ्यूज मत हो, सिंपल डायग्राम है, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ पहले ही क्लियर करवा चुका हूँ। इसके बाद आपके पास आ जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। बड़ा ही सिंपल है और बड़ा ही क्लियर चीज़ आपको समझ में आने वाली है। दूसरा मेथड आपके पास आ जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। देखो नाम से ही पता लग रहा है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड, यानी मैं पॉइंट की मदद से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करूंगा। अब ये पॉइंट होगा कहाँ भाई, मैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो ये पॉइंट भी तो डिमांड कर्व पे होगा ना।
तो ये पॉइंट है, सपोज करो यहाँ, ये मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखो पॉइंट इलास्टिसिटी क्या कहता है, पॉइंट इलास्टिसिटी कहता है कि आपको डिमांड कर्व के ऊपर जो पॉइंट है उसके हिसाब से इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करना है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास है लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट, लोअर सेगमेंट बाय अपर सेगमेंट। लोअर सेगमेंट का मतलब होता है भाई इस पॉइंट से नीचे वाला हिस्सा, तो मैं इसे L नाम दे देता हूँ, और इससे ऊपर वाले हिस्से को अपर सेगमेंट कहते हैं, मैं इसे U नाम दे देता हूँ। अब अगर ये पॉइंट बिल्कुल सेंटर में होगा तो लोअर सेगमेंट की वैल्यू और अपर सेगमेंट की वैल्यू बिल्कुल सेम रहेगी या नहीं रहेगी, बिल्कुल सेम रहेगी। तो इसलिए आंसर हमेशा यहाँ पर इक्वल्स टू 1 आएगा। अब मैं इस पॉइंट को थोड़ा सा शिफ्ट कर देता हूँ, सपोज ये पॉइंट जो है, सपोज ये पॉइंट यहाँ है, ये यहाँ। अब मुझे साफ साफ दिखाई क्या दे रहा है, भाई लोअर सेगमेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी और अपर सेगमेंट की वैल्यू कम हो गई। तो लोअर सेगमेंट की वैल्यू ज़्यादा है, अपर की कम है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर ग्रेटर देन 1 आएगा ना। तो इस पॉइंट की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1। अगर यही पॉइंट यहाँ होता, यानी कि वाई एक्सिस पर होता, तो क्या होता, वाई एक्सिस पर अगर ये पॉइंट होता तो लोअर सेगमेंट की तो कुछ ना कुछ वैल्यू होती, लेकिन अपर सेगमेंट ज़ीरो हो जाता, तो आंसर डिनोमिनेटर में 0 यानी कि इनफाइनाइट आ जाता। तो इस पॉइंट की इलास्टिसिटी इनफाइनाइट होती। ऐसे ही मेरे पास 2 पॉइंट्स और रह गए, 5 डिग्रीज पड़ी थी तो 2 पॉइंट और रह गए। अगर मैं इसे बिल्कुल थोड़ा सा क्लियर कर दूं तो ये अच्छे से समझ में आएगा। अब मेरे पास अगर ये पॉइंट नीचे यहाँ पर होता तो क्या होता, देखो लोअर सेगमेंट की वैल्यू कम दिखाई दे रही है और अपर सेगमेंट की वैल्यू ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो ये लोअर सेगमेंट की वैल्यू कम है और अपर सेगमेंट की, यानी कि डिनोमिनेटर तो आपका ज़्यादा वैल्यू शो कर रहा है और न्यूमरेटर जो है, ऊपर वाला हिस्सा जो है वो कम वैल्यू शो कर रहा है। तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा ना। तो लेस देन 1। और इसके बाद अगर ये पॉइंट यहाँ होता तो क्या होता, लोअर सेगमेंट 0 हो जाता और अपर सेगमेंट की कोई ना कोई वैल्यू होती, तो आंसर आपके पास जो है दैट इज़ इक्वल्स टू 0 आता। तो यही चीज़ें मुझे समझनी है। तो 5 डिग्रीज मैंने इस डायग्राम की मदद से पढ़ ली। वो कौन कौन सी पढ़ी, अगर ये पॉइंट सेंटर में होगा तो इक्वल्स टू 1, अगर ये ऊपर होगा तो ग्रेटर देन 1, अगर ये वाई एक्सिस पर होगा तो इनफाइनाइट, अगर ये नीचे होगा तो लेस देन 1, और एक्स एक्सिस पर होगा तो 0। यही 5 डिग्री हम पॉइंट की मदद से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर मुझे एग्जैक्ट एक्यूरेट आंसर नहीं चाहिए होता, अंदाजे से भी मेरा काम चल जाता है, वहाँ पर मैं इस पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को यूज़ करता हूँ। इसके बाद हमारे पास एक आर्क इलास्टिसिटी मेथड आ जाता है। इसके बाद हमारे पास, पहले एक बार थोड़ा सा हम इसको क्लियर कर लें ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए। तो पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड हमने पढ़ा। पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड को अगर हम समझे तो ये हमने 5 डिग्रीज पढ़ ली, इनफाइनाइट, ग्रेटर देन 1, इक्वल्स टू 1, लेस देन 1 और ये 0। तो पॉइंट की मदद से जब हम इलास्टिसिटी को कैलकुलेट करते हैं तब आपका वो बन जाता है पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड। इससे ज़्यादा हमें समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास नया मेथड आ जाता है आर्क इलास्टिसिटी मेथड, या हम इसे मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं। इसे हम मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं। मिड पॉइंट मेथड की अगर हम बात करें तो भाई नाम से ही इसके अंदर क्या पता लगा कि कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी चीज़ का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं, यानी कि 2 वैल्यूज़ का मिड पॉइंट निकाल रहे हैं। तो अगर मैंने कहा कि भाई सपोज करो एक वैल्यू है 10 और एक वैल्यू है 30, और मैंने कहा भैया इसका मिड पॉइंट निकाल के दिखाओ, तो आप मिड पॉइंट कैसे निकालते हो, 10 + 30 डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ही इसके बीच की वैल्यू आएगी या नहीं आएगी, बिल्कुल आएगी ना। तो ऐसे ही कहीं भी ना कहीं पर हम मिड पॉइंट का यूज़ जरूर कर रहे होंगे। क्लियर है मेरी बात। तो इसलिए हम इसे मिड पॉइंट मेथड भी कहते हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा सा टेक्निकली पढ़ें तो आपको ये बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आर्क इलास्टिसिटी मेथड या मिड पॉइंट मेथड भी हम इसे लिख सकते हैं। तो हमारा एक बेस फॉर्मूला क्या था, परसेंटेज चेंज इन डिमांड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस, परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो अगर हम इसको पहले डिनोट कर रहे थे तो कैसे लिख रहे थे फॉर्मूले को, Q1 - Q बाय Q × 100 ऐसे ही कर रहे थे।
और डिवाइडेड बाय P1 माइनस P बाय P इंटू 100, यही कर रहे थे। अब मिड पॉइंट है तो हमने इसी के अंदर मिड पॉइंट वाले को थोड़ा सा फिट कर दिया, थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, तो हमने नीचे सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज किया, बाकी किसी फॉर्मूले में चेंज नहीं किया। तो Q1 प्लस Q बाय 2, हमने क्या किया, नीचे डिनोमिनेटर को चेंज कर दिया, जहाँ पर सिर्फ Q था उसको Q1 प्लस Q बाय 2 कर दिया, उसके बाद P1 प्लस P बाय 2 कर दिया। ये आपका मिड पॉइंट मेथड का फॉर्मूला हो गया। अब भाई थोड़ा सा मैथ ओके है तो 2 से 2 कैंसिल कर दूं, 100 से 100 कैंसिल कर दूं, तो आपका फॉर्मूला किस तरीके से बन जाएगा, अच्छा लगेगा, Q1 माइनस Q1 प्लस Q इनटू ये जो दोनों चीज़ें हैं इसे ऊपर रिवर्स करके लिया और घूम कर ऊपर आ जाएंगी, तो आपके पास P1 प्लस P डिवाइड बाय P1 माइनस P कुछ इस तरीके से हो जाएगा और ये आपका आंसर तैयार। क्लियर है मेरी बात, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? तो सिर्फ अगर वो क्वेश्चन में कहे कि भाई इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैलकुलेट करो, मिड पॉइंट मेथड से करो, तो आपको फॉर्मूला लगाना है और इसके अंदर कोई भी क्वेश्चन एक्स्ट्रा नहीं बनता। तो ये हमने फॉर्मूला कर लिया ताकि हमें ये चीज़ बिल्कुल माइंड में क्लियर हो जाएगी। अब इसके बाद सिर्फ फॉर्मूला, इसके बाद इंटरप्रिटेशन की बातें करता है। इंटरप्रिटेशन में आपको बिल्कुल क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे आपको ये चीज़ें समझ में आएगी। अब यहाँ पर थोड़ा सा मुझे ये टेबल समझाना ज़रूरी है ताकि आपके पास क्वेश्चंस को आप क्लियर करें। अगर आपका आंसर आए इलास्टिसिटी का आंसर 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, 0 का मतलब क्या था, मैंने कहा था ना कि क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं है, तो हम इसे क्या कहेंगे, परफेक्टली इनइलास्टिक। उसके बाद ग्रेटर देन 0 है लेकिन लेस देन 1 है, इसे हम कहेंगे इनइलास्टिक या अपनी भाषा में लेस इलास्टिक कहेंगे। 1 आ रहा है तो इसे हम यूनिट इलास्टिक कहेंगे, ये मैं आपको बता चुका हूँ। ग्रेटर देन 1 आंसर आ रहा है बट लेस देन इन्फिनिटी, तो इसे इलास्टिक या हम वर्ड यूज़ करेंगे मोर इलास्टिक, ज़्यादा इलास्टिक है। और इन्फिनिटी आ रहा है तो परफेक्टली इलास्टिक वर्ड भी इसे हम यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद आपके पास आ जाता है टोटल आउटले मेथड। ये आपका दूसरा मेथड है जो हमें समझना बहुत ज़रूरी है। इसके अंदर सिर्फ आपकी इलास्टिसिटी की 3 ही डिग्री है, इसमें इलास्टिसिटी की आपके पास 3 ही डिग्री हैं। तो इलास्टिसिटी की 3 डिग्री है तो हम इसे सिर्फ शॉर्टकट के साथ समझते हैं ताकि हमें ये चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, ये मेथड सिर्फ 2 चीज़ों को कंपेयर करता है। अभी तक आपने इलास्टिसिटी मेथड पढ़े तो उसके अंदर क्या पढ़ रहे थे आप, प्राइस और क्वांटिटी का रिलेशन पढ़ रहे थे, लेकिन यहाँ पर इस भाई ने क्या किया, प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन बताया। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब टोटल खर्चे का रिलेशन बताया। तो इसने आपको 3 डिग्रीज बताई ताकि हम उस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर सकें। इसने मुझे 3 डिग्रीज बताई प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर की। सबसे पहले मैं सेकंड वाली बात करता हूँ, फर्स्ट को अभी नहीं समझा रहा। तो सबसे पहले वो कहता है भाई अगर प्राइस कम हुआ या प्राइस ज़्यादा हुआ, प्राइस कम हुआ या प्राइस ज़्यादा हुआ लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो सेम रहा, टोटल खर्चे में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब है इलास्टिसिटी इज इक्वल्स टू 1। यानी कि जब आपके प्राइस में चेंज होने की वजह से आपके खर्चे में कोई चेंज नहीं आता तब आपकी इलास्टिसिटी 1 होती है। उसके बाद दूसरा जो कंसेप्ट इसने समझाया कि अगर प्राइस कम होता है और टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, ध्यान से देखना, प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है, दोनों में नेगेटिव रिलेशन है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक दूसरे से अलग अलग भाग रहे हैं, तब आपकी इलास्टिसिटी जो होती है दैट इज़ ग्रेटर देन 1 होती है। और उसके बाद अगर हम बात करें प्राइस के कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, यानी पॉजिटिव रिलेशन है, दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो आपकी इलास्टिसिटी जो है वो लेस देन 1 है। यही 3 बातें इस क्वेश्चन में याद रखनी है। मैराथन सीरीज़ है तो इसलिए मैं आपको शॉर्टकट में समझा रहा हूँ, अगर डिटेल्ड क्लास होती तो मैं इसकी आपको टेबल भी बनवाता और हर चीज़ को क्लियर समझाता। तो बेसिकली अभी हमें सिर्फ थोड़ा सा शॉर्टकट समझना है ताकि हमें इस एग्ज़ाम्स में जो टाइम कम बचा है उससे हम सारी चीज़ें शॉर्ट
कर सके। तो बेसिकली हमने क्या किया, प्राइस कम एक्सपेंडिचर ज़्यादा, अपोजिट है तो ग्रेटर देन 1, प्राइस कम और ज़्यादा होने से एक्सपेंडिचर पर फ़र्क नहीं पड़ता तो इलास्टिसिटी इक्वल्स टू 1, प्राइस कम टोटल एक्सपेंडिचर कम, सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो इलास्टिसिटी इज लेस देन 1। इससे ज़्यादा टोटल एक्सपेंडिचर बात नहीं करता। इसके बाद आपके पास आ जाता है डेटर्मिनेंट्स और प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी को अफेक्ट करती हैं। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूट, जितने ज़्यादा सब्स्टिट्यूट होंगे उतनी ज़्यादा इलास्टिसिटी होगी। क्यों, हल्का सा प्राइस चेंज होते ही मैं दूसरी डिमांड पर या दूसरे प्रोडक्ट पर शिफ्ट कर जाऊंगा। तो अगर क्लोज सब्स्टिट्यूट ज़्यादा तो इलास्टिसिटी ज़्यादा, और सब्स्टिट्यूट है ही नहीं, अगर सब्स्टिट्यूट है नहीं, से ये पेन है इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और 10 रुपये का है, 20 का है, 50 का है, मुझे लेना पड़ेगा ना। तो इसीलिए मैं क्या करना चाहूँगा कि जब किसी चीज़ का सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो ये बात मान के चलिए कि उसकी इलास्टिसिटी कम होगी और जिसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है उसकी इलास्टिसिटी ज़्यादा। पोजीशन ऑफ कमोडिटी इन कंज्यूमर बजट, कंज्यूमर बजट में कितना आपकी पोजीशन है। से मैं 10,000 रुपये कमाता हूँ, मेरी सैलरी 10,000 रुपये है, उसके अंदर से अगर मैं कोई 100 रुपये का पिज़्ज़ा खाने जा रहा हूँ तो मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा, अरे यार ख़राब भी निकल गया तो कोई बात नहीं, 100 रुपये तो ही जाएंगे, कोई टेंशन नहीं। यानी कि ये मेरी इनकम का बहुत ही छोटा सा पोर्शन है तो इसलिए मैं टेंशन नहीं लूँगा, तो लेस इलास्टिक आप कह सकते हो। लेकिन अगर सपोज़ मैं 8,000 रुपये का कोई फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ, 8,000 रुपये का फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ, मेरी इनकम है 10,000, मैं 8,000 का फ़ोन खरीदने जा रहा हूँ, मैं अपनी इनकम का बहुत ज़्यादा पोर्शन खर्च करने जा रहा हूँ, तो मैं सोच समझ के 10-15 चीज़ों को रिसर्च करके खर्च करूँगा। तो यहाँ पर डिमांड जो है वो आपकी मोर इलास्टिक होगी। उसके बाद नेचर ऑफ नीड ऑफ द कमोडिटी, भाई लग्जरी आइटम है, नेसेसरी आइटम है, कैसा है। तो लग्जरी आइटम में प्राइस इलास्टिक होता है। क्यों प्राइस इलास्टिक, क्यों, लग्जरी आइटम भाई सस्ता होगा तो ले लेंगे, महंगा होगा तो छोड़ देंगे। कुछ ऐसे नेसेसरी, सिलेंडर ख़त्म हो गया भाई घर पे, आधी रात को चाहिए ही चाहिए, मैं पोस्टपोन नहीं कर सकता, मुझे हर हालत में चाहिए, तो इसीलिए वो इनइलास्टिक होगा। प्राइस बढ़े या घटे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये तो लेना ही पड़ेगा। नंबर ऑफ यूजेस, फिर से वही मल्टीपल यूजेस की बातें कर रहा है। मल्टीपल यूजेस, जिस चीज़ के मल्टीपल यूजेस ज़्यादा होंगे उसकी डिमांड इलास्टिक होगी, और जिस चीज़ के मल्टीपल यूजेस कम होंगे उसकी डिमांड इनइलास्टिक या लेस इलास्टिक होगी। टाइम पीरियड, ज़्यादा टाइम मिलेगा तो मोर इलास्टिक, आराम से मैं अपने आप को एडजस्ट कर पाऊँगा। और अगर मेरे पास टाइम कम होगा, मेरे पास टाइम है ही नहीं, तो लेस इलास्टिक। एग्जाम्पल के तौर पे सपोज करो भाई मैं एग्ज़ाम का टाइम है, 15 मिनट बचे हुए और मैं पेन ले जाना भूल गया, पड़ोस की दुकान वाला 5 रुपये के पेन के 50 रुपये मांग रहा है, मुझे हर हालत में देना पड़ेगा ना। क्यों, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, तो इसलिए हम उसे वर्ड यूज़ करते हैं लेस इलास्टिक। तो अगर आपके पास टाइम ज़्यादा होगा तो आप उस दुकानदार को 5 रुपये के 6 रुपये भी नहीं दोगे। क्यों, क्योंकि आपके पास टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए ये आपके बात, टाइम कम लेस इलास्टिक, टाइम ज़्यादा मोर इलास्टिक। अगर कंज्यूमर को किसी चीज़ की लत लगी हुई है, एडिक्शन है, तो लेस इलास्टिक, और अगर लत नहीं है तो मोर इलास्टिक। टाइट डिमांड यानी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, भाई कार ले ली, पेट्रोल 100 रुपये हो जाए, 150 हो जाए, 200 हो जाए, डलवाना तो पड़ेगा ना। तो जो चीज़ आपकी डिमांड से बंधी हुई है, मेन प्रोडक्ट से बंधी हुई है, तो वो लेस इलास्टिक, और अगर आपके पास कोई टाइट डिमांड नहीं है तो वो मोर इलास्टिक। फिर से वही गुड्स विद हाई प्राइस रेंज एंड वेरी लो प्राइस रेंज एंड इन इलास्टिक। बहुत महंगे और बहुत सस्ते गुड्स, बहुत महंगे गुड्स अमीरों के लिए, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता, बहुत सस्ते गुड्स गरीबों के लिए, नॉर्मल बंदा उसे नहीं करेगा, तो ये इनकी होगी इन इलास्टिक डिमांड। और मिडिल इनकम वाले जो होंगे उसकी होगी मोर इलास्टिक डिमांड। माइनर कॉम्प्लीमेंट्री आइटम्स, द डिमांड फॉर चीप कॉम्प्लीमेंट्री आइटम यूज टूगेदर इज द कॉस्टलियर प्रोडक्ट हैव टेंड्स टू बी इन इलास्टिक डिमांड। तो भाई मैंने बहुत महंगा प्रोडक्ट खरीद रखा है, छोटी मोटी चीज़ों की मैं सोचता ही नहीं, तो इन इलास्टिक डिमांड होगी। क्लियर है मेरी बात। इसके बाद आपके पास नया टॉपिक आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी। अगर मैं 11th चैप्टर की बात करूं, सपोज करो क्लास 11th के टॉपिक की बात करूं, तो ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है, क्योंकि प्राइस इलास्टिसिटी का इससे ज़्यादा टॉपिक आपकी क्लास 11th में नहीं था। ये सारे के सारे टॉपिक जो आप पढ़ने वाले हो ये आपके सीए फाउंडेशन लेवल के हैं। यहाँ तक हम 11th क्लास में थोड़ा बहुत पढ़ चुके थे, लेकिन ये सारे आपके नए हैं। तो इनकम इलास्टिसिटी की बात कर रहा है, तो अभी तक हम प्राइस इलास्टिसिटी की बात कर रहे थे तो डिनोमिनेटर में प्राइस रख रहे थे, अब हम इनकम की बात कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में इनकम रखेंगे। तो परसेंटेज चेंज इन डिमांड ड्यू टू चेंज इन इनकम, तो यानी कि वो कह रहा है कि डिमांड में जो चेंज आया
डिमांड में जो चेंज आया वो किसकी वजह से आया, इनकम की वजह से। तो इनकम की वजह से जब हम चेंजेस को स्टडी करते हैं तब वो आपका बन जाता है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो सिंपल सी यहाँ पर देखो, यहाँ पर फिर से वही बातें कह रहा है कि डिमांड में देखो इनकम तो बढ़ी 10%, इनकम में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले और आपके वीट में कम चेंजेस देखने को मिले। तो ये आपका क्या हो गया, इनकम चाहे कितनी बढ़ जाए, ये रहा देखो। अब आपको बिल्कुल क्लियर इस डायग्राम से क्लियर हो जाएगा। देखो ऊपर वाला हिस्सा आपका डिमांड को शो कर रहा है, ऊपर वाला हिस्सा आपकी क्वांटिटी को शो कर रहा है और नीचे वाला हिस्सा आपको इनकम को शो कर रहा है। तो लिख रहा है कि क्वांटिटी में 5% चेंज आया, इनकम में 10%। भाई इनकम मेरी 10% बढ़ गई और मेरी जो क्वांटिटी है वो सिर्फ 5% बढ़ी, तो इसका मतलब ये मेरी नेसेसिटी है। घर में भाई सिंपल सा है, अगर मैं 10,000 रुपये की तनख्वाह कमाता था, अब मेरी 50,000 रुपये इनकम होगी, तो क्या मतलब मैं 2 रोटी खा रहा था मैं 10 रोटी खाना शुरू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता। तो इसीलिए उसके बाद लग्जरी आइटम्स, तो इनकम में चेंज थोड़ा सा आया लेकिन देखो डिमांड में ज़्यादा चेंजेस देखने को मिले, तो इट इज़ ए लग्जूरियस कमोडिटी। ऐसा केस सिर्फ लग्जरी आइटम्स में होता है, मेरी थोड़ी सी इनकम बढ़ती है लेकिन घर में टीवी एसी फ्रिज आने शुरू हो जाते हैं, तो ये लग्जूरियस आइटम है। अब देखो इनकम बढ़ी 5% लेकिन किसी चीज़ की डिमांड कम हो गई। अब मैंने कब कहा था कि इनकम बढ़ने से डिमांड कम होती है, ये आपको कौन से केस में था, इन्फीरियर गुड्स के केस में। तो बाजरा इज़ एन इन्फीरियर कमोडिटी, ओके है मेरी बात। उसके बाद इनकम बढ़ी 7%, डिमांड भी बढ़ी 7%, तो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो ये कमोडिटी एक्स क्यों दी, इसका रीज़न क्या है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं होती जो यूनिटरी इलास्टिक हो। यूनिटरी इलास्टिक सिर्फ हम डिवाइडिंग लाइन की तरह समझते हैं ताकि वो मोर इलास्टिक और लेस इलास्टिक को अलग अलग कर सके। इसके बाद बटन की बात कर रहे हैं, बटन मतलब जो शर्ट के बटन है उसको मान लेते हैं। भाई मेरी इनकम 5% बढ़ी, 10% बढ़ी, 50% बढ़ी। 50% बढ़ने के साथ क्या मैं अपने शर्ट के जो बटन है उसको 20-30 बटन एक्स्ट्रा कर लूँगा क्या, नहीं, उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा तो नहीं आ रहा, तो इसे हम लिखते हैं ज़ीरो इनकम इलास्टिसिटी। तो इनकम इलास्टिसिटी में ये 5 ही चीज़ें मुझे समझनी है, इससे ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद आपके पास आ जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हम क्या चीज़ पढ़ते हैं, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी के अंदर हम पढ़ते हैं भाई जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं, एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से प्राइस ऑफ टी में चेंज होने की वजह से डिमांड फॉर कॉफ़ी में कितना चेंज आया, डिमांड ऑफ कॉफ़ी में कितना चेंज आया, जब हम इस चीज़ को स्टडी करते हैं तब वो आपका बन जाता है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। यानी जब मैं दो चीज़ों के बीच में कंपेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक के प्राइस में चेंज होने की वजह से दूसरे के में कितना चेंज आया, दैट इज़ आपका क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी। तो सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स आ जाता है। सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात करें तो वो कहता है कि भैया अगर कॉफ़ी का प्राइस बढ़ गया तो चाय की डिमांड बढ़ गई, तो पॉजिटिव रिलेशन है, इसलिए आपको ऐसे दिखाई देगा। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात करें तो हम कार और पेट्रोल की बात कर सकते हैं। भाई अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ गया या पेट्रोल का प्राइस आपका बढ़ गया तो कार की डिमांड कम हो जाएगी, तो यही चीज़ें हम यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर आपका नेगेटिव रिलेशन होगा। तो जब भी इस इलास्टिसिटी का आंसर पॉजिटिव आएगा तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव आएगा तो हमें सिंपल समझना है कि ये सब्स्टिट्यूट गुड्स है। और जब भी इस इलास्टिसिटी का आंसर नेगेटिव आएगा तब हमें क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि ये जो आंसर है ये आपका कौन सा है, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है। इसके बाद आपके पास एक इलास्टिसिटी और आ जाती है, कौन सी है वो इलास्टिसिटी, दैट इज आपकी एडवर्टीजमेंट इलास्टिसिटी। फिर से इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, एक नया फॉर्मूला डेवलप कर दिया, परसेंटेज चेंज इन डिमांड। डिमांड में चेंज आया किस वजह से, परसेंटेज चेंज इन एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। एडवर्टीजमेंट करने की वजह से आपके किस चीज़ में चेंजेस देखने को मिले, एडवर्टीजमेंट करने की वजह से आपके डिमांड में चेंजेस देखने को मिले या नहीं मिले, यही चीज़ वो यहाँ पर स्टडी करने की कोशिश करता है। तो इसीलिए इसने फिर से वही डिग्रीज की बात करी। इलास्टिसिटी ज़ीरो कब होगी, अब मेरे माइंड में बिल्कुल क्लियर है आंसर, ज़ीरो कब होगा, एडवर्टीजमेंट करने से डिमांड में कोई फ़र्क नहीं, तो ज़ीरो। उसके बाद इंक्रीज इन डिमांड इज लेस प्रोपोर्शनेट टू इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर। लेस देन 1 कब होगा, एडवर्टीजमेंट में खर्चा ज़्यादा किया, डिमांड ज़्यादा नहीं बढ़ी। इक्वल्स टू 1 कब होगा, जितना एडवर्टीजमेंट में खर्चा किया उतना ही डिमांड बढ़ी। और ग्रेटर देन 1 कब हुआ, डिमांड एडवर्टीजमेंट में कम खर्चा किया, डिमांड में ज़्यादा हो गया। यही चीज़ें हमें यहाँ पर पढ़नी। तो इतनी सारी इलास्टिसिटीज़ आपने पढ़ी, यही आपके कंसेप्ट जो थे। एक कंसेप्ट समझने के बाद मैं सारी इलास्टिसिटीज़ को आराम से ईजिली क्रैक कर सकता हूँ।
इसके बाद आपका एक टॉपिक आ जाता है डिमांड फोरकास्टिंग। आसान सा टॉपिक है, नाम से पता लग रहा है डिमांड फोरकास्ट करनी है, फ्यूचर का अंदाज़ा लगाना है। और फ्यूचर का अंदाज़ा भाई मैं क्यों लगाना चाहता हूँ? भाई कोई भी मैनेजर है, कोई भी बिजनेसमैन है, तो वो चाहता है कि फ्यूचर में उसे कोई नुकसान ना हो। जितने अच्छे से वो डिमांड को प्रिडिक्ट कर पाएगा, जितने अच्छे से वो डिमांड का अंदाज़ा लगा पाएगा, उतने ही अच्छे से वो मार्केट को कैप्चर कर पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपसे पूछूँ भाई लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा, तो मैं स्टैट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। जैसे मुझे पता लगा भाई 23 देशों में दोबारा से लॉकडाउन लग चुका है, तो लॉकडाउन लगना शुरू हो गया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारे इंडिया को भी थ्रेट है। तो मैं इसी तरीके से काम करूंगा कि लॉकडाउन लगेगा या नहीं लगेगा। तो यही है इसकी यूज़फुलनेस डिमांड फोरकास्टिंग की। तो इसके लिए हमारे पास कई सारे टाइप्स दे रखी हैं। उसके बाद डिमांड डिस्टिंक्शन की बात करें, प्रोड्यूसर गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर के लिए बनाए जाते हैं। कंज्यूमर ब्रेड और बटर जिसे कंज्यूमर खा पी के ख़त्म कर देता है। ड्यूरेबल लंबे समय तक चलने वाले। नॉन ड्यूरेबल जो लंबे समय तक नहीं चलते। ड्राइव्ड डिमांड होती है, मैंने कहा कि भाई कार ले लिया तो पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा ना, तो एक वजह से दूसरी चीज़ की डिमांड जनरेट होती है। ऑटोनोमस ऑटोमेटिक होती है, यानी अपने आप जनरेट होती है। भाई मुझे भूख लगी है, प्यास लगी है, ये किसी और चीज़ पर बेस नहीं है। इंडस्ट्री डिमांड पूरी इंडस्ट्री की, कंपनी की, एक फर्म की डिमांड। शॉर्ट रन डिमांड छोटे समय के लिए और लॉन्ग रन डिमांड लंबे समय के लिए। तो इसके बाद ये सारी चीज़ें हम शॉर्टकट में पढ़ रहे हैं ताकि हम डिमांड फोरकास्टिंग का जो मेन टॉपिक है उसे हम कवर कर सकें। तो अगर हम बात करें भाई डिमांड फोरकास्टिंग, तो ये रहा। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मेथड्स ऑफ डिमांड फोरकास्टिंग। सर्वे और बायर इंटेंशन। अगर हम बायर इंटेंशन की बात करें तो सामान कौन खरीदना चाहता है, क्या खरीदना चाहता है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पर पता करनी होती है। यानी बायर कितना सामान खरीदेगा, कौन कौन सा सामान खरीदेगा, यहाँ पर हम अल्टीमेट बायर के पास अप्रोच करते हैं। अल्टीमेट बायर के पास अप्रोच करते हैं, उसका इंटरव्यू करते हैं। भाई किस टाइम पर आप कौन सी चीज़ खरीदना पसंद करोगे, आने वाले टाइम में आप कौन सी चीज़ खरीदना पसंद करोगे, उसी के हिसाब से हम फोरकास्ट लगाते हैं कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा। इसके बाद आपके पास दूसरा आ जाता है कलेक्टिव ओपिनियन मेथड। यहाँ पर हम सेल्समैन से सारा का सारा डाटा जो है वो इकट्ठा करते हैं। भाई सेल्समैन, हर कंपनी जो है अपने कुछ सेल्समैन छोड़ देती है पर्टिकुलर एरिया में। वो पर्टिकुलर एरिया की सारी की सारी सेल की जानकारी जो है वो आपको सेल्समैन दे सकता है, और वो सेल्समैन जो आपको जानकारी देगा वहाँ से मैं डाटा इकट्ठा करूँगा तो मैं उससे भी डिमांड को फोरकास्ट कर सकता हूँ। इसके बाद एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड क्या होगा। एक्सपर्ट ओपिनियन मेथड के अंदर हम कुछ एक्सपर्ट्स, मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हायर कर लेंगे जो काम ही सिर्फ डिमांड को फोरकास्ट करने का करते हैं। उनसे सारी जानकारी इकट्ठी करेंगे और उन लोगों को बताएंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है स्टैटिस्टिकल मेथड। स्टैटिस्टिकल मतलब स्टैट की मदद लेंगे, ट्रेंड प्रोजेक्शन, यानी कि वो डायग्राम से बना रहे हैं कि हमारी सेल कैसी बढ़ रही है, कैसी घट रही है, ये सब चीज़ें तो ग्राफिकल मेथड हो गया। और फिटिंग ट्रेंड लाइन मेथड का मतलब जैसे कुछ डॉट्स वगैरह आपके पास गिवन है, इन डॉट्स को मैच करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइन डॉट्स कट हो चुके हैं, तो उससे भी हम ट्रेंड लाइन मेथड बता सकते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में हम एक रिग्रेशन इक्वेशन बना लेंगे और फैक्टर्स को डिफाइन कर लेंगे। उसके बाद हम उसकी मदद से पता करेंगे कि भाई अगर प्राइस इतना होगा तो हमारी क्वांटिटी कितनी बिकेगी। हम इस तरीके से भी एनालिसिस कर सकते हैं, मेथड को फोरकास्ट कर सकते हैं। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का मतलब हम यहाँ पर एक लैब बना लेंगे, एक कंट्रोल लैब बना लेंगे। उसके अंदर एक एक फैक्टर को चेंज करके देखेंगे वो कौन सी बात है जो आपके डिमांड को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है, तो उसी के हिसाब से हम कस्टमर को अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद बैरोमेट्रिक मेथड, जैसे हम वेदर को फोरकास्ट वगैरह करने के लिए यूज़ करते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर जैसे पिछले साल कैसा रहा था, पिछले साल दिवाली कैसी रही थी, अच्छा इस बार न्यू ईयर कैसा रहा था, तो हम जैसे वेदर को फोरकास्ट करते हैं बिल्कुल ऐसे ही पिछले वाले डाटा को उठाएंगे, एनालाइज करेंगे और फ्यूचर की प्रिडिक्शन करेंगे। दैट इज़ बैरोमेट्रिक मेथड। यही सारी चीज़ें हम यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करते हैं, और ख़ास में ये 3 इंडिकेटर्स बहुत ही ज़रूरी हैं जो हमें पढ़ने हैं। लीडिंग इंडिकेटर्स, अच्छा इंडिकेटर का मतलब जैसे हम गाड़ी को टर्न कर रहे हैं राइट साइड, तो राइट साइड का इंडिकेटर देते हैं, तो आपकी इकोनॉमी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, इंडिकेटर्स ये बताते हैं। तो लीडिंग इंडिकेटर्स वो होते हैं जो इकोनॉमी में चेंजेस आने से पहले ही आपको बताना शुरू कर देते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ होगी। जैसे मैंने कहा ना कि 23 देशों में लॉकडाउन लगना शुरू हो गया, इट इज़ ए लीडिंग इंडिकेटर। ये आपको बता सकता है कि भाई हमारे इंडिया में भी लॉकडाउन लग सकता है। तो इसीलिए मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीडिंग इंडिकेटर
इंडिकेटर्स आपको पहले ही चेतावनी दे देंगे, पहले ही बता देंगे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। उसके बाद कोइंसिडेंट इंडिकेटर्स वो होते हैं जो साथ साथ चेंज होते हैं, यानी अब सपोज लॉकडाउन लग गया तो क्या क्या चेंजेस साथ साथ आपको देखने को मिलेंगे ये। और उसके बाद लैगिंग इंडिकेटर्स जो होते हैं जो कंफर्म करते हैं कि भाई जो चीज़ हम सोच रहे थे वो आई या नहीं आई। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे मैंने कहा ना भाई सुनामी आने वाली है, तो हमने वेदर को फोरकास्ट करके पढ़ा कि भाई सुनामी आने वाली है, दैट इज़ लीडिंग इंडिकेटर। अब सुनामी आ चुकी है, नुकसान हो चुका है, दैट इज़ कोइंसिडेंट इंडिकेटर। और उसके बाद उस सुनामी के जाने के बाद आखिरी में क्या क्या बचा क्या क्या नहीं बचा, दैट इज़ लैगिंग इंडिकेटर। जाने के बाद जो वो छाप छोड़ जाएगा, जाने के बाद जो आपका वो नुकसान छोड़ जाएगा, दैट इज़ लैगिंग इंडिकेटर्स। ये भी आपका इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है बिजनेस इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर 100% आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसीलिए मुझे ये चीज़ यहाँ पर समझना ज़रूरी है। तो इसके बाद हम मिलेंगे आपको यूनिट 2 में जो कंज्यूमर की है, वो भी मैं आपको शॉर्टकट में इसी तरीके से कराऊंगा कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा हम चीज़ों को कवर कर सकें। अगर कोई डाउट है तो वो मुझे आप कमेंट में पूछिए। थैंक यू।